हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास 10वीं का बायोलॉजी का वीडियो चल रहा है, जिसमें मैंने ये गारंटी लिया कि आपको बायोलॉजी में प्रो स्टूडेंट बना के छोड़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो अभी सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। एंड जानकारी के लिए बता दूं कि ये चैप्टर 1 जय प्रक्रम चल रहा है, जिसका आज ये पार्ट 5 है। हमने पर पोषण का पूरा डिटेल्स में देख लिया, आहार नाल से संबंधित सब कुछ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दी हूँ, जाकर जरूर देख ले। तो आज हम लोग देखेंगे स्वपोषण के बारे में, ठीक है। तो आइए समझते हैं स्वपोषण क्या होता है। तो ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर, यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या चीज है कि ऐसा जीव जो भोजन यानी कि खाना के लिए अन्य जीवों पर निर्भर क्या नहीं रहता है, अपना भोजन वो स्वयं बनाता है, यानी स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। अब वो लोग दीदी हमारे ही घर में भी तो खाना खुद से ही हम बनाते हैं, तो क्या हम स्वपोषी है? बिल्कुल नहीं, हम लोग निर्भर है। क्या अगर हम लोग दाल चावल खाते हैं तो जब तक वो खेत से धान नहीं उगेगा क्या हम लोग खा पाएंगे? नहीं। अगर खेत से दाल नहीं उगेगा तो क्या हम उसका खा सकते हैं? नहीं। क्या गेहूं नहीं उगेगा तो हम लोग आटा का रोटी बना के खा सकते हैं? नहीं। तो यानी हम लोग किसी न किसी पे निर्भर है। लेकिन एक ऐसे जीव होते हैं कुछ जो किसी पे निर्भर नहीं, वो अपना भोजन जो भी होता है उसका सब अपने से निर्माण कर लेता है। तो वैसे जीव को बोलते हैं क्या? स्वपोषी या स्वपोषण प्रक्रिया। एक बार फिर से, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, किसी और पे निर्भर ना रहे, क्या कहलाता है? स्वपोषी। ठीक है, उसी से बनता है स्वपोषण। अब हमको देखना ही है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए स्वपोषण जो है वो किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि बायोलॉजी का अगर कोई भी शब्द है, अगर उसका नहीं आ रहा है आपको, तो लगभग यही होता है कि वो ग्रीक से निकला है। ये हमेशा अप्लाई नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बोलूं, अगर आपको नहीं याद है तो 80% चांस रहता है कि बायोलॉजी का हर एक शब्द ग्रीक शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई रहती है, तो आप ग्रीक मार सकते हो। अब देखो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसकी उत्पत्ति हुई है दो ग्रीक शब्द से, ऑटो और ट्रॉफ। क्या? ऑटो और ट्रॉफ। और इसी के सम्मिलित रूप को अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्या? ऑटोट्रॉफ। अगर आपसे पूछा जाए स्वपोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो ऑटोट्रॉफ। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई तो बोलिएगा स्वपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा के दो शब्द, पहला क्या? ऑटो और दूसरा ट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है स्वयं और स्वतः, और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। यानी हम यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि पोषण का वह विधि बता रहे जिसमें वो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए। ठीक है, वही है स्व, स्वतः और पोषण। क्लियर? तो होकर तो इसका उत्पत्ति भी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्लोरोफिल क्या होता है। आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे होते हैं उसका पत्ता का रंग अधिकतर हरा क्यों होता है? अब लोग दीदी पीला भी तो हो जाता है बाद में, किसी किसी का रेड भी होता है, लेकिन अधिकतर, अच्छा हम आपसे ये क्वेश्चन करते हैं, आम का पत्ता हरा क्यों होता है? तो आप सोचोगे ना, तो देखो आम के पत्ता में एक हरित लवक पाया जाता है, ठीक है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोफिल के अंदर। तो आपसे पूछा जाएगा हरे पेड़ पौधे का रंग हरा क्यों होता है, तो आप बताइएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? तो क्लोरोफिल। ये याद रखते चलिएगा, क्योंकि ये इन बहुत, जितना इसको इंपॉर्टेंट मानो उतना कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है, और लिख कर ले लीजिए, अगले साल भी आपके एग्जाम में ये पूछेगा कि हरे पेड़ पौधे का रंग हरा क्यों होता है, या पेड़ पौधे का रंग हरा क्यों होता है, तो आप याद रखिएगा क्लोरोफिल। अब देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल का अगर डेफिनेशन पूछ ले कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं, क्लोरोफिल से आप क्या समझते हैं, तो बोलिएगा पौधों में एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इसमें हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। कहने का मतलब है कि पौधे में एक प्रकार का पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। ठीक है, इसमें हरा रंग का वर्णक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। तो आपसे पूछा जाएगा क्लोरोफिल किसके अंदर में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का। लेकिन पेड़ पौधे का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। तो उम्मीद करूं इतना आपको बहुत अच्छा से समझ में आते हो रहा। स्किप नहीं कीजिएगा और कलम कॉपी लेके बैठिएगा, पहले ही मैं बोल दूं, क्योंकि बिना कलम कॉपी के सिर्फ ऐसे फोन देखने से कुछ नहीं होने वाला। एंड एक देखिए ये लास्ट क्या कि पौधे में पोषण, यानी कि हमने तो ये बता दिया कि पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी पे निर्भर नहीं रहता। तो वो बनाता किस किस सामान से, उसको किस, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को क्या क्या चाहिए? दाल चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, उस बहुत सारे मसाला चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, जिसको
आप बोलते हैं ऊर्जा चाहिए तभी जाके हमारा खाना रेडी होगा। तो वैसे ही जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उनको भोजन बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे हरे पेड़ पौधे को सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है। पहला किस चीज का, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद उसको और दूसरा क्या, तो दूसरा उसको क्लोरोफिल की जरूरत होती है। तीसरा क्या, CO2। CO2 का फुल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। और चौथा H2O यानी कि जल, यानी कि सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और CO2। और इन्हीं सबको मिला के ये अपना क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे में भोजन किस प्रकार से बनता है। तो आइए अब उसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पेड़ पौधों में अगर पोषण पूछा जाए तो आपको ये लिख के आना है। सबसे पहले लिखना है कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। क्लियर। तो समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो इसमें सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में एक सरल अकार्बनिक अणु यानी कि CO2 H2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु के ग्लूकोज में होता है। यानी इस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे में पोषण होता है। इसको आप धैर्य बांध के रखिएगा, पूरा डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसको 2 नंबर में आप मान लो, ये लगभग 1 साल गैप करके पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। तो इसको आप याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 6CO2 + 12H2O। उसके बाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अब ये क्यों लिखाता है, क्योंकि ये देने का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही ये क्रिया हो सकती है, नहीं तो ये नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद C6H12O6, इतना दूर ये बनता है ग्लूकोज। ठीक है। फिर 6H2 और 6O2 और 6H2O। फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, 6CO2 + 12H2O, याद हुआ। उसका डैश देंगे और लिखेंगे ऊपर में। अब ऊपर नीचे आप ऊपर नीचे किसी को कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल, फिर डैश देंगे और ग्लूकोज का सूत्र डाल देंगे यहाँ से यहाँ तक, C6H12O6। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे 6O2 + 6H2O। तो होप करते ये रासायनिक समीकरण आप याद कर लोगे। इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि रासायनिक समीकरण आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है एक प्रकाश संश्लेषी अंग और एक लिखा है हमने प्रकाश संश्लेषी अंगक। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं या कौन है। तो देखिए क्लोरोफिल वर्णक अधिकांश पत्तियों में पाया जाता है। जैसे कि देखो ये है पत्ती, हंसना मत, अब जो है सो है। इस पत्ती में है। अब ये पत्ता का रंग कैसा है, इस पत्ता का रंग हरा है। और मैंने अभी बताया पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो वही कह रहा है कि पत्तियों में अधिकांशतः पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर ये हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक पत्तियों को कहते हैं। और पत्तियों को क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल बहुत ज्यादा, अधिकतर क्लोरोफिल पत्ती में ही होता है इसलिए। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक, होप कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या होता है। तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का अंगक कहते हैं। अब आपको मैंने इससे जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था हरित लवक कहाँ पाया जाता है, किसके अंदर होता है। तो ये आपको देना है आंसर, ये HW है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हरित लवक किसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषी अंग कहेगा तो याद रखिएगा पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब यहाँ पे एक है, ये भी आपके 2 नंबर में पूछता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो 1 नंबर में, या सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर में। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की एक पदार्थ है या आवश्यक पदार्थ है। 2 नंबर में पूछेगा तो बोलेगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषित अंग, मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो आप याद रखिएगा, पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा जल, तीसरा क्लोरोफिल और CO2। इसी सब सामान को मिलाकर ये अपना भोजन तैयार करते हैं पौधे। ठीक है। तो अब इसके बाद हम थोड़ा पौधे के जो पत्ती होता है, पत्ती के संरचना के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को किस तरह से वो पूर्ण करते हैं। तो आइए अब वो देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं पत्तियों के बारे में। ठीक है। तो पत्तियां के बारे में जैसे कि आपको पता होगा, पत्तियां कुछ कैसा दिखता है, पत्तियां कुछ इस प्रकार का होता है। बहुत तरह के कुछ पत्ती ऐसे होते हैं, देखिए
तरह तरह की पत्तियां होती है, लेकिन सभी का रंग लगभग हरा होता है। कुछ कुछ पत्तियां होती है जिनका रंग पीला या लाल कुछ अलग कलर का हो सकता है, लेकिन अधिकतर पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो उसी में एक पाया जाता है एस्टोमाटा। अब बोलोगे दीदी ये एस्टोमाटा कौन सी बला है, एस्टोमाटा तो हमने सुना नहीं। तो देखो एस्टोमाटा क्या होता है, जैसे कि देखो ये पत्ती है, तो इसको जब आप जूम करके देखोगे तो इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जैसे मान लो ये पत्ती है इतना बड़ा, ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और उस छिद्र को जब आप बड़ा करके देखोगे ना, तो वो कुछ ऐसा, ये जो हम डायग्राम बनाए हैं इस तरह का दिखता है, जिसको बोलते हैं एस्टोमाटा। एस्टोमाटा का ही हिंदी नाम होता है रंध्र। क्या होता है, रंध्र। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं रंध्र के बारे में, कि रंध्र दो तरीके से उसको समझ सकते हैं, खुला रंध्र और एक बंद रंध्र, यानी खुला एस्टोमाटा और बंद एस्टोमाटा। तो सबसे पहले रंध्र का समझते हैं, वो होता क्या है, तो पत्तियों के बाह्य त्वचा में रंध्र मौजूद होता है। बाह्य का मतलब जो बाहर का भाग होता है, जैसे देखो पत्ती का लेयर होता है, तो जो ऊपरी वाला भाग होता है ना, उसी में होता है क्या, रंध्र होता है। ठीक है, जैसे हमारा पूरा ये चेहरा है, चेहरा में हम लोग का क्या है, ऊपर साइड में क्या है, आंख है, और आंख का हम पे कंट्रोल है कि हम जब चाहे बंद कर रहे हैं, जब चाहे खोल रहे हैं, यानी माइंड के थ्रू। वैसे ही इसमें भी जो छिद्र होता है, एक खुला रंध्र और एक बंद रंध्र। तो खुला रंध्र और बंद रंध्र यानी कि खुला स्टोमाटा, बंद स्टोमाटा। तो वो कब खुलेगा और कब वो मतलब बंद होगा, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो इसका नियंत्रण करता है स्थिति। क्या, स्फीति, याद रखिएगा, स्फीति। आपसे पूछा जाएगा स्टोमाटा का खुलना या बंद होने का नियंत्रण कौन करता है, तो स्फीति करती है। अब हमको जानना है कि दीदी ये स्टोमाटा का काम क्या है, पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र है, तो इसी के कारण क्या होता है, ये अपना जो पेड़ पौधे अपना भोजन पूर्ण करते हैं। अब कैसे, वो समझने से पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये है हम लोग का खुला स्टोमाटा। अब कैसे समझेंगे, तो देखो ये जो बीच वाला द्वार आपको दिख रहा है, ये क्या है, खुला जैसा है, और इसमें क्या है, ये बीच वाला बंद है। तो खुलता कब है और बंद कब होता है, तो जब पेड़ पौधे जल अवशोषित करते हैं और वो पत्तियों तक जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो ऐसे रहता है, ऐसे बंद रहता है। और जब इसमें पानी भरता है तो वो ऐसे खुल जाता है, फूल कर। ठीक है, और फिर जब क्रिया होने के बाद वो पानी धीरे धीरे जब पेड़ पौधा से नीचे वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकलने लगता है, तो फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो वही, और इसका जो ऊपरी भाग होता है इसको बोलते हैं एपिडर्मल। और जो इसमें देखो, इसमें मैंने दो डॉट दिया, एक ब्लू कलर से एक ब्लैक कलर से। तो जो ब्लू कलर है उसका कलर होता है व्हाइट टाइप का, जो होता है क्या, कोशिका रक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें इसमें दो चीज पाया जाता है, एक कोशिका रक्षक और एक क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण पूरा पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। तो होप करती हूँ ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा। एक बात और, जितने भी चैनल पे मैं डायग्राम प्रैक्टिस करवाऊंगी वो सारा डायग्राम आपको कर लेना है, क्योंकि हर साल एग्जाम में एक न एक डायग्राम 5 नंबर में पूछा जाता है। तो क्या पता कहीं एस्टोमाटा या रंध्र के चित्र आपसे पूछ ले, तो इसलिए इसका आप प्रैक्टिस बहुत अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इन्हीं रंध्रों द्वारा वायुमंडल से CO2 पत्तियों के भीतर बंद स्टोमाटा कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचता है। यानी कि वो ऑक्सीजन कैसे लेता है, उसके पास, पेड़ पौधे के पास तो नाक नहीं होता है, फिर वो सांस कैसे लेता है, ऑक्सीजन कैसे लेता है। तो अभी बताया पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे बोलते हैं रंध्र, और उस रंध्र में विसरण क्रिया के द्वारा, आपसे पूछा जाएगा CO2 कौन सी क्रिया के द्वारा जाता है, तो आप याद रखिएगा विसरण क्रिया के द्वारा। कौन सा क्रिया, विसरण क्रिया के द्वारा वो CO2 पेड़ पौधे रंध्र तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ रंध्रों का खुलना एवं बंद होना की कौन से कोशिका नियंत्रित करती है, तो स्फीति। कौन सा, स्फीति। ये सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए इसको देखते चलिए। स्फीति, रंध्रों का खुलना और बंद होना कौन नियंत्रण करता है, तो स्फीति कोशिकाएं। क्लियर। उसके बाद देखो खुलना तथा बंद होना, आखिर वो कब खुलता है और कब बंद होता है, तो जब कोशिकाएं, पत्तियों का स्टोमाटा, जब कोशिकाएं जब जल का अवशोषण करती है तो वो फूल जाती है, और फूलने के कारण वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। और फिर वाष्पोत्सर्जन क्रिया बताएंगे आगे, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। जब फिर जल पत्ती से बाहर निकल जाता है तो फिर फूला हुआ क्या हो जाता है, खुला हुआ जो होता है क्या होता है, बंद हो जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती है तो वो खुल जाता है, जब द्वार कोशिकाओं का जल बाहर निकल जाती है तो फिर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये थे पत्तियों से रिलेटेड कुछ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि पेड़ पौधे जो है
कैसे अपना भोजन किस प्रकार द्वारा पूरा करके बनाते हैं, ठीक है, और कैसे खाते भी हैं ये भी जानेंगे हम, और पूरा डायग्राम के साथ। आज उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आप भी बोर हो जाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।